हेलो फ्रेंड, मैं मनोरमा सिंह आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ईवीएस की एक नई वीडियो। फ्रेंड, इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी वो एनसीईआरटी की बुक क्लास 4 की थी, जिसमें हमने 4 चैप्टर के बारे में बात किया था और उस बुक में टोटल 8 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें 4 चैप्टर के बाद जो 5 to 8 का चैप्टर बच रहा था उसके बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड, ये वीडियो हमारी ग्रेड फर्स्ट के लिए है। हमने 4 चैप्टर के तक बात की थी जो थी अमृता की कहानी, जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें जो था खेजड़ी के बारे में बात किया गया था। तो एक नज़र में देख लेते हैं खेजड़ी क्या है। तो खेजड़ी क्या है, ये रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है और इसे पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है और फलियों की सब्जी बनती है। इसकी लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते और इसकी जो पत्तियाँ होती है वहाँ के जानवर खाते हैं। और ये राजस्थान के जोधपुर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और वहाँ पे एक गांव है जहाँ पे खेजड़ी का पेड़ बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वजह से उस गांव, जोधपुर के उस गांव का नाम खेजड़ली गांव पड़ा है। और वहाँ पे बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं जो कि इस वृक्ष की या पेड़ की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे अगला चैप्टर हमारा आता है अनीता की मधुमक्खियाँ। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो हमारी पिछली वीडियो में उसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारी इससे पहले की जो वीडियो है नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड, यहाँ पे बात करते हैं अनीता कुशवाहा की। तो ये क्या है, इनकी मधुमक्खियों के बारे में बताया गया है और ये एक स्टार गर्ल है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। मुजफ्फर ज़िले में बोचाहा गांव में रहती हैं। तो कौन रहती है? अनीता कुशवाहा। ये बिहार में है। जब छोटी थी तब दिन भर बकरियां चराती थी। टीचर ने बताया कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई कोई खर्च नहीं होती। ये एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी जिसके पास पैसे नहीं थे कि वो स्कूल जा सके। तो एक दिन टीचर ने इनको बताया कि 5वीं कक्षा तक अगर आप अपनी लड़की को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं लगेगा, आपको फ़ी नहीं देनी पड़ेगी, सब कुछ फ्री में है। तो फिर वहाँ तक इसने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की। उसके आगे क्या किया इसने, आगे देखते हैं। तब वो पढ़ने गई और 5वीं कक्षा पास कर ली। अब ये कॉलेज एवं स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने के साथ मधुमक्खियाँ पालने का काम करती थी। तो फिर जब इसने 5वीं कक्षा पास कर ली तो इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि आगे का एडमिशन ले सके। तो इसने, अनीता ने क्या किया कि अपने से छोटे बच्चों को ये ट्यूशन पढ़ाने लगी और उससे जो पैसे मिलते थे उसी पैसे से ये अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करी। और ऐसे करके इसने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया। और जब इसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया तब भी ये पढ़ाती थी और फिर उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन का भी काम इसने शुरू कर दिया था। तो आगे देखते हैं क्या है कि गाँव में अकेली लड़की जो मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। तो क्या क्या, उस गांव से एक अकेली लड़की थी, जो हमारा होता है कि सरकारी कैंप लगते हैं, कोर्स करवाते हैं छोटे छोटे लघु उद्योग के तहत ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें इसने भाग लिया मधुमक्खी पालन के लिए। फिर मधुमक्खी पालन के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 रुपये थी। बाकी बचे रुपये उसे मीठा घोल बनाने के लिए, चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। फ्रेंड, इसने बच्चों को ट्यूशन देके 5,000 रुपये इकट्ठा किए थे, जिसमें से 2,000 रुपये की कीमत का इसने बॉक्स खरीदा और जो बाकी बचे पैसे थे उसने दवाइयाँ वगैरह खरीदी थी मधुमक्खी पालने के लिए। आगे लेते हैं कि हर बॉक्स में 12 किलो यानी 35 रुपये किलो शहद बना। यानी एक बॉक्स में कितना शहद निकला, तो एक बॉक्स में 12 किलो शहद निकला। और उस शहद की कीमत क्या थी उस टाइम पे? 35 रुपये थी। 1 किलो शहद की कीमत 35 रुपये थी। अनीता होलसेलर बनना चाहती थी जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। आगे, यह एक सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा स्टार गर्ल है। चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। तो ऐसी लड़कियाँ जो होती हैं जो स्कूल जाने के बाद उनकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है, बहुत ही विषम परिस्थितियों में वो निकल के आगे समाज में उभर कर आती हैं और अपना एक नया मुकाम हासिल करती है, तो उनको हम स्टार गर्ल बोलते हैं। उन्हें स्टार गर्ल का अवार्ड दिया जाता है। आगे देखते हैं फिर क्या कि मधुमक्खी पालन। फिर मुजफ्फर ज़िले में बोचाहा गांव में बहुत सारे क्या होती है, तो वहाँ पे लीची बहुत ज़्यादा पाई जाती है मुजफ्फरनगर में।
तो बोचाहा गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची में के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। फ्रेंड, इससे क्वेश्चन आता है कि मधुमक्खी पालने का जो है एकदम सही समय क्या होता है, कि मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा टाइम क्या होता है। तो वो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का समय। या कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बिहार में मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होगा, आप लोग चूज़ कर लीजिएगा। तो इससे 1 नंबर हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। तो यहाँ पे देखो कि इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है फ्रेंड, तो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का समय। और ये समय क्यों सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस टाइम पे मधुमक्खियाँ जो है अंडे देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रानी मक्खी की। रानी मक्खी का क्या करती है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं, जैसे कि छत्ते बनाना, बच्चे पालना, रस लाना। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक नाच करती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो क्या करती है, वो एक प्रकार का नाच करती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन निकलते हैं कि मधुमक्खी पालने का सही समय क्या होता है, और एक ये कि जब उसे रस मिल जाता है तो वो क्या करती है, तो एक तरीके का नाच करती है। ठीक है, आगे लेते हैं कि जिससे दूसरी मक्खी को पता चलता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। उसके बाद आता है कि चींटियाँ भी मक्खी की तरह होती हैं। तो चींटियाँ कैसी होती हैं, मक्खी की तरह होती हैं। और रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान, और काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया जो होते हैं ये भी चींटियों की तरह। तो यहाँ पे हमारे जो दीमक और ततैया होते हैं ये भी चींटियों की तरह और मक्खियों की तरह समूह में रहते हैं। ओके फ्रेंड, और यहाँ चींटियों में क्या है, जब वो चलती हैं तो आपने देखा हो कि चींटियाँ जो है एकदम लाइन से चलती हैं। अगर बीच में उनकी डिस्टर्ब कर जाता है लाइन को, तो भी वो तो उसी लाइन पे जाती है जैसे आगे की चींटी गई होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, जब वो चलती हैं तो एक प्रकार का गंध छोड़ती हैं। उसी गंध की वजह से सारी चींटियाँ उसी एक ही लाइन में चलती जाती है। और फ्रेंड, अगर इनका जो घर होता है, जो बिल बना के रहती है, उसके आसपास अगर किसी दूसरे ग्रुप की चींटी आ जाती है तो उसका गंध दूसरे तरीके से होता है, और उसी की वजह से वो पहचान करती है कि ये हमारे फैमिली की चींटी नहीं है, अलग से है, तो उसको बाहर कर देती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा ओमना का सफ़र। अब जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है ओमना का सफ़र, इसमें बात किया गया है ट्रेन के बारे में और कहाँ से होकर कहाँ गुजरती है। तो इससे भी आ सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर यहाँ से चलना, इस स्थान से आप चलना स्टार्ट करते हैं तो कौन सी दिशा में जाएंगे, और यह गाड़ी इतना किलोमीटर आज यहाँ से चली उतने तो डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का, बट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता, आप इजीली कर लोगे। तो देखते हैं कि ओमना का सफ़र में क्या दिया हुआ है। तो सफ़र ट्रेन से केरल में कोट्टायम का है। ठीक है, तो ओमना क्या है, ये ट्रेन का सफ़र करती है। तो ट्रेन से केरल में कोट्टायम का। ओमना और राधा 2 दोस्त हैं। साइकिल से गिरने से राधा के दाएं पैर की हड्डी टूट जाती है और 6 हफ्ते का रेस्ट उसको डॉक्टर बोल देता है। तो ओमाना डायरी में अपने सफ़र के बारे में लिखती है। इसकी स्टोरी क्या है फ्रेंड, ये जो है ओमना और राधा 2 फ्रेंड हैं। ये लोग बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते हैं, बट क्या होता है कि जब वो टाइम नज़दीक आता है तो राधा साइकिल से गिर जाती है और इसके पैर में चोट लग जाती है। तो डॉक्टर इसको रेस्ट करने के लिए बोल देता है, तो फिर ये सफ़र पे नहीं जा पाती, फिर ओमना ही जाती है। तो उसके बाद देखते हैं कि यात्रा में सबसे पहले रिजर्वेशन चार्ट में नाम देखते हैं। तो क्या करते हैं, अगर आप प्लेन से ट्रेन से कर रहे हैं सफ़र, तो क्या करेंगे, सबसे पहले रिजर्वेशन चार्ट में अपना नाम देखेंगे और गांधीधाम कक्ष से आने वाली ट्रेन में बैठते हैं। तो ओमना क्या करती है, सबसे पहले अपना नाम देखती है, फिर जो गांधीधाम कच्छ से ट्रेन आती है उसमें
बैठती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कि ओमना कौन से ट्रेन में बैठती है, तो वो गांधीधाम से आने वाली कच्छ ट्रेन में बैठती है। टिकटें चेक करता है। रास्ते में घर में आया ढोकला, नींबू वाले चावल और मिठाई खाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो गांधीधाम कच्छ से चलने वाली ट्रेन है वहाँ पे क्या मिलता है, यानी कि उस रेलवे स्टेशन पे क्या मिलता है। तो वहाँ पे ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई मिलते हैं। और देखते हैं फिर गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड़ गुजरात में है। तो ये भी पूछ लेते हैं कि गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है। तो वहाँ पे ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाइयाँ वहाँ के रेलवे स्टेशन पे मिलती है। और वहाँ का ये बहुत ही लोकप्रिय खाना होता है, ढोकला और नींबू का चावल। और गांधीधाम कहाँ है, तो ट्रेन कहाँ चलती है, तो ये भी गुजरात हो जाएगा। और नेक्स्ट लेते हैं कि अहमदाबाद गर्म स्थान है, कोझिकोड केरल में है और वलसाड ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, तो वलसाड ट्रेन कहाँ रुकती है, वो 2 मिनट के लिए रुकती है और वो कोझिकोड जो पड़ता है ये केरल में पड़ता है। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिए, कोझिकोड कहाँ पड़ता है, तो कोझिकोड केरल में पड़ता है। और जो वलसाड ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकती है, कौन सी ट्रेन वलसाड में 2 मिनट के लिए रुकती है, तो गांधीधाम कच्छ से आने वाली जो ट्रेन होती है वो वलसाड में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए ही रुकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वहाँ बड़ा पूरी शाक, ठंडा दूध, केले और चीकू मिलते हैं। सॉरी फ्रेंड, केरल नहीं, केले और चीकू मिलते हैं। तो ये जो हो गया बटाटा बड़ा, पूरी शाक, ठंडा दूध, केले और चीकू, ये कहाँ पे मिलते हैं, तो वलसाड रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं। ठीक है, कौन से रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं, तो वलसाड रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं। जैसे कि जब ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा खिड़की से। खिड़की से क्या है, जो हमने ओमना का सफ़र पढ़ा उसी पार्ट को चैप्टर 7 और 8 में आगे बढ़ाया गया है। तो अब खिड़की से क्या बात होती है देखते हैं। इसमें सबसे पहले गोवा। ठीक है, तो गढ़गांव गोवा राज्य में है। गढ़गांव कहाँ पड़ता है फ्रेंड, तो वो गोवा राज्य में। यहाँ हरियाली है, मैदान में लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों की ढकी पहाड़ियाँ तथा तालाब दिखती हैं। तो ओमना क्या है, ये खिड़की से देखती है इन सब चीज़ों को। फिर नदी के ऊपर बने पुल से जाने पर खड़ 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 की आवाज़ तेज होती है। उडुपी स्टेशन पर इडली बड़ा मिलता है। तो जब ट्रेन आगे चलती है और उडुपी स्टेशन पे पहुंचती है तो उडुपी स्टेशन पे क्या मिलता है, वहाँ पे इडली और बड़ा मिलता है। यहाँ ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती या साड़ियाँ पहनते हैं। जो हमारा उडुपी स्टेशन है वहाँ का पहनावा भी डिफरेंट है। वहाँ पे किस कलर के लोग कपड़े पहनते हैं, तो वो सफ़ेद या क्रीम कलर की और सूती धोती या फिर साड़ी पहनते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है कि गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। तो गोवा से अगर केरल तक का आप सफ़र करते हैं तो आपको कितनी सुरंगें को पार करना होगा, तो 92 सुरंगें मिलेंगी और वहाँ पे 2000 पुल मिलेंगे। मलयालम में वलियम्मा किसको कहते हैं, माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। माँ की बड़ी बहन को हम लोग जैसे मासी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे कहते हैं वलियम्मा, माँ की बड़ी बहन। और है अमूमा, तो अपनी माँ की माँ को अमूमा कहते हैं। माँ की माँ मतलब कि नानी, जिसको आप नानी कहते हो वहाँ पे इनको हम अमूमा कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है कि भाषा और वहाँ बोली जाती है राज्य। तो कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ दिया है मलयालम। मलयालम कहाँ पे बोली जाती है फ्रेंड, तो ये केरल में बोली जाती है। कोंकणी गोवा में, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, कन्नड़ तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसको एक बार आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि मलयालम केरल की हो गई, कोंकणी गोवा में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात और कन्नड़ जो है ये हमारी तमिलनाडु में बोली जाती है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे नानी के घर तक। अब क्या है, वहाँ तक का सफ़र पूरा हो गया। अब इसके नानी के घर तक क्या होता है, रास्ते में क्या क्या पड़ता है, कैसे जाती है,
इसको देखते हैं। तो केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नाव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फेरी क्या होता है? फेरी एक बड़ी नाव होती है जो कहाँ पे चलती है फ्रेंड? वो केरल में चलती है। ठीक है, फेरी कहाँ पे चलती है? केरल में, और ये एक बड़ी नाव होती है। नेक्स्ट है, रेल टिकट पर ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ का नंबर तथा किराया दिया रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि जो हमारी ट्रेन की टिकट होती है उस पर क्या क्या लिखा होता है। तो ट्रेन का नंबर होता है कि ट्रेन कितने बजे से शुरू होगी, और सफ़र शुरू होने का टाइम दिया होता है, डेट दी होती है, आपका बर्थ नंबर हो गया, और किराया कितना रहेगा ये भी होता है। नेक्स्ट है रेलवे टाइम टेबल से। तो रेलवे टाइम टेबल से क्या होता है? रेलवे टाइम टेबल से ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि जानकारी मिलती है। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। रेलवे टाइम टेबल से गणित और भूगोल की बहुत सारी मज़ेदार क्रियाएं की जाती हैं। फ्रेंड, इस चैप्टर से मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि आप गांधीधाम से चलना स्टार्ट करते हैं, फिर इतना डिस्टेंस पे वहाँ गए, फिर तो आप किस दिशा में कितनी दूरी पर जाएंगे। या कभी कभी डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने घंटे तक का सफ़र तय किया। जैसे यहाँ पे जो चार्ट दिया गया है इसमें दिया है कि स्टेशन का नाम है, पहुँचने का समय और स्टेशन छोड़ने का समय, दूरी किलोमीटर में और दिन। तो हमारा जो क्वेश्चन आता है वो जैसे दे दिया गया कि कोई ट्रेन अहमदाबाद से चलना स्टार्ट करती है और वो 11:30 से चलती है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, 11:30 पे पहुंचती है और स्टेशन छोड़ने का समय उसका 11:50 है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि दोनों के बीच में कितने समय का अंतराल है। तो आप 11:50 में से 11:30 माइनस कर देंगे, जो हो जाएगा वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो मैं वीडियो आप लोग को लाऊंगी उसमें हम एनसीईआरटी की नेक्स्ट बुक के बारे में बात करेंगे। ईवीएस का होगा, ये 4 की है। अब मैं आप लोग को 5th क्लास की प्रोवाइड करवा दूँगी या फिर 3rd क्लास की। तो फ्रेंड, अब अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।